फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो इस वजह से वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 31 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजाति कल्याण हेतु कार्यरत समाज सेवा अभिकरणों का संघ, जिसे भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1948 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई थी? या किसकी अध्यक्षता में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यह किसके अध्यक्षता में हुई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जो है ठक्कर थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ठक्कर बाया ने वर्ष 1948 में भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना की थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, आंद्रे बेतेई का विचार है कि भारत में स्वाधीनता के पश्चात विवाह में जाति प्रतिबंधों में क्या हुआ था? तो जाति प्रतिबंधों में क्या हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में वृद्धि हुई थी या कमी आई थी, केवल उच्च जाति हिंदुओं तक सीमित थी या केवल जो है निम्न जाति हिंदुओं तक सीमित थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी में कमी आई थी। यानी कि आंद्रे बेतेई का विचार है कि भारत में स्वाधीनता के पश्चात विवाह में जाति प्रतिबंधों में जो है कमी आई हुई थी। आंद्रे बेतेई के अनुसार भारत में स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात विवाह में जाति प्रतिबंधों में कमी आई। आर्थिक समृद्धि के महत्व में वृद्धि के कारण तथा शिक्षा के प्रसार के कारण ऐसा संभव हुआ है, लेकिन अब भी जो है बहुतायक रूप से लोग अपनी ही जाति में विवाह कर रहे हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्ता। क्या है? उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्ता। असम, मेघालय, मिजोरम के का प्रशासन संविधान की 6ठी अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में ससंजनता तथा एकात्मकता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है दमनकारी कानून, ऑप्शन नंबर बी है श्रम विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है वर्ग संघर्ष की अत्यधिक तीव्रता और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा का विस्तार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रमुख कार्य नैतिकता का संचार करना है, अर्थात समाज में एकजुटता को उत्पन्न करना है, जिससे व्यक्ति जो है अहम की स्वतंत्रता, निष्ठुरता तथा क्रूरता को नियंत्रित किया जा सके। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, काम्ट के परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से सही अनुक्रम कौन सा है आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले धर्मशास्त्री, फिर दूसरे नंबर पर है तो मीमांसी और तीसरे नंबर पे है निश्चयात्मक। काम्टे ने मानव के बौद्धिक विकास क्रम में 3 स्तर जो है बताए हैं। पहला है धार्मिक स्तर, दूसरा है तात्विक स्तर, तीसरा है हमारा प्रत्यक्ष स्तर। धार्मिक स्तर को उन्होंने पुनः जो है 3 विभक्त में जो है 3 भागों में विभक्त किया हुआ है। पहला है जीवित सत्तावाद, दूसरा है बहुदेवत्ववाद और तीसरा है अद्वैतवाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासवादी सिद्धांत समाज के क्रमिक रूपांतरण की धारणा पर निम्नलिखित दिशाओं में से किन दिशाओं पर आधारित है? तो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है ऊर्ध्वाधर, दूसरा है एक रेखी, तीसरा है बहुरेखी और चौथा है वक्र रेखी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 3।
किसी निश्चित दिशा में निरंतर एक क्रमिक बदलाव उद्विकासवी परिवर्तन का द्योतक है। किसी भी विशिष्ट पर्यावरण जो स्वयं परिवर्तनशील है के अनुरूप अनुकूलन अथवा समायोजन की प्रक्रिया निरंतर बढ़ता हुआ वैविध्यीकरण वैविध प्रकारों के अनुरूप बनती हुई जटिल संरचना उद्विकासीय परिवर्तन की प्रमुख विशेषताएं हैं। उद्विकासीय परिवर्तन के दो प्रमुख रूप हैं जो एक रेखीय और बहुरेखीय है। क्या है? एक रेखीय और बहुरेखीय है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची नंबर ये 1 दिया गया है और सूची नंबर 2 दिया गया है। सूची नंबर में अवधारणा दी गई है और सूची नंबर 2 में उसके विचारक का नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का 2 से, बी का 1 से, सी का 4 से और डी का 3 से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए मिलान कर लेते हैं। अनुकूली संस्कृत का अनुकूली संस्कृत की जो अवधारणा थी यह किसने दी थी? तो अनुकूली संस्कृत की अवधारणा WF आर्गबर्न ने दिया था। किसने दिया था? तो WF आर्गबर्न ने दिया था। संवेदनीय संस्कृत की अवधारणा किसने दी थी? तो यह PA सोरोकिन ने दी थी। किसने? PA सोरोकिन ने दिया था। सर्वोपयुक्त उत्तरजीविता की अवधारणा किसने दिया था? दिया था हमारे चार्ल्स डार्विन। और वर्गविहीन समाज की जो है अवधारणा किसने दिया था? किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुकूली संस्कृत की अवधारणा जो है WF आर्गबर्न ने दिया था। संवेदनीय संस्कृत का जो है अवधारणा PA सोरोकिन ने दिया था। सर्वोपयुक्त की उत्तरजीविता की अवधारणा जो है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और वर्गविहीन समाज की अवधारणा जो है किसने दिया था? यह कार्ल मार्क्स ने दिया था। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे टोटल 2 सूची दी गई हैं। पहले को सूची 1 और दूसरे को सूची नंबर 2 से दर्शाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए का 4 से, बी का 3 से, सी का 2 से और डी का 1 से। आइए मिलान कर लेते हैं। हेनरी पिनरे, मतलब ये जो हेनरी पिनरे विद्वान थे, इन्होंने कौन से नगरों का जो है वर्गीकरण किया था? तो यह हेनरी पिनरे जो थे ये राजनीतिक, बौद्धिक तथा आर्थिक केंद्र जो है नगर का जो है वर्गीकरण किए हुए थे। राजनीतिक, बौद्धिक तथा आर्थिक केंद्र का जो है वर्गीकरण किया हुआ था। कौन? हेनरी पिनरे। और PF हासलिस ने क्या किया था? तो PF हासलिस ने जो है प्रजनन तथा परजीवी मिल्टन सिंगर नगर का जो है प्रयोजन किया था। किसका? तो यह ऑप्शन 3 से मिल जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने नियत विकसित तथा विषम विकसित नगरों का वर्गीकरण किया था। और लास्ट में ऑप्शन डी पॉइंट दिया गया है कि फिलिप एम हासर ने क्या किया था? फिलिप एम हासर ने पूर्व औद्योगिक तथा महानगरीय नगरों का वर्गीकरण किया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। हेनरी पिरेने ने जो है राजनीतिक, बौद्धिक तथा आर्थिक केंद्र नगर को जो है नगरीकृत किया था। BF हासलिस ने प्रजनन तथा परजीविक मिल्टन सिंगर नगर का नगरीकरण किया था। रॉबर्ट रेडफील्ड ने नियत विकसित तथा विषम विकसित नगर का जो है नगरीकरण किया था। और फिलिप एम हासर ने पूर्व औद्योगिक तथा महानगरीय नगर का नगरीकरण किया था। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक समाज को प्रदर्शित करने वाले श्रमिकों की विशेषित वर्गीकरण आधारित है। तो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है हमारा सत्ता के पदक्रम सिद्धांत पर, दूसरा है असमानता के पदक्रम सिद्धांत पर, तीसरा है नियंत्रण के पदक्रम सिद्धांत पर और चौथा है समानता के सिद्धांत पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। कौन सा कथन सही है? तो यह 1 और 3 सही है, यानी कि सत्ता के पदक्रम सिद्धांत पर और नियंत्रण के पदक्रम सिद्धांत पर। औद्योगिक समाज को प्रदर्शित करने वाले श्रमिकों के विशेषिक वर्गीकरण सत्ता के पदक्रम तथा नियंत्रण के पदक्रम सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका मत है कि जहां नगर का अंत होता है और देहाती क्षेत्र का प्रारंभ होता है,
के बीच कोई सुस्पष्ट सीमांकन नहीं होता है। तो यह किसका मत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है मैकाइबर, ऑप्शन नंबर बी है मैज, ऑप्शन नंबर सी है ई मेयो और ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यू मैकडुगल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए आर एम मैकाइबर। किसने? आर एम मैकाइबर। आर एम मैकाइबर का मत है कि जहां नगर का अंत होता है और देहाती क्षेत्र का प्रारंभ होता है के बीच कोई सुस्पष्ट सीमांकन नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है आकार, दूसरा है घनत्व, तीसरा है एकात्मकता, चौथा है संस्कृत, पांचवा है सामाजिक घनत्व और छठवां है हमारा विनियमन। क्वेश्चन कह रहा है कि दुर्खीम के अनुसार उपरोक्त में से कौन से समाज में श्रम विभाजन की कोटि निर्धारित करते हैं? तो कौन है जो दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन की कोटि निर्धारित करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 5। कौन कौन से? 1, 2 और 5 यानी कि आकार, घनत्व और विनियमन। दुर्खीम के अनुसार समाज में श्रम विभाजन की कोट निर्धारित करने में आकार, भौतिक घनत्व तथा सामाजिक घनत्व का योगदान है। ठीक है, आकार, भौतिक घनत्व तथा सामाजिक घनत्व का जो है हमारा जो है योगदान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 5 सामाजिक घनत्व। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मशीन मॉडल, लक्ष्य मॉडल, संतुलन मॉडल और व्यावसायिक मॉडल ऐसे उपागम हैं जो विश्लेषण करते हैं। तो किस चीज़ का विश्लेषण करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है संस्था का, ऑप्शन नंबर बी है संगठन का, सभा का या सामाजिक तथ्य का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संगठन का। मशीन मॉडल, लक्ष्य मॉडल, संतुलन मॉडल और व्यावसायिक मॉडल ऐसे उपागम हैं जो संगठन का जो है विश्लेषण करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बृहद पैमानों के कार्यों के अनुसरण में तार्किक समन्वित असमानताओं का समाज है। ऑप्शन नंबर ए है नौकरशाही, कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र या राजतंत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नौकरशाही। क्या हो जाएगा? नौकरशाही। अधिकांतरिक तंत्र स्पष्टता जो है परिभाषित कार्यकलाप के प्रतिमानों की एक ऐसी संतरणात्मक व्यवस्था है जिसमें बृहद स्तर पर प्रशासकीय कार्यों के चलाने के लिए व्यक्ति के कार्यों का जो है युक्त संगतता तथा औपचारिकता के आधार पर समन्वय किया जाता है। इस संतरित व्यवस्था में प्रत्येक अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, शहरी समुदाय के विकास, विन्यास, भौतिक स्वरूप तथा सामाजिक समूहों के वितरण का स्थानिक अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है शहरी भूगोली, ऑप्शन नंबर बी है शहरी आकारिकी, ऑप्शन नंबर सी है शहरी परिस्थितिकी और ऑप्शन नंबर डी है शहरी स्थिति विज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी शहरी परिस्थितिकी। शहरी परिस्थितिकी की अवधारणा का संबंध शिकागो स्कूल से है। किससे है? तो यह शिकागो स्कूल से है। ठीक है, यह शिकागो स्कूल से है जिससे संबंध प्रमुख समाजशास्त्री हैं लुईस वर्थ, ई बर्गेस और रॉबर्ट पार्क। कौन कौन से हैं? लुईस वर्थ, ई बर्गेस और रॉबर्ट जो है पार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जनांकिकी समाजशास्त्र के क्षेत्र में आती है क्यों आती है? ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या एक स्वतंत्र चर के रूप में समाज की संरचना की व्याख्या कर सकती है, ऑप्शन नंबर बी है जनसंख्या एक कारक के रूप में आर्थिक विकास प्रक्रिया की व्याख्या कर सकती है, ऑप्शन नंबर सी है यह समाज में संचालित राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में सहायता होती है और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त तीनों ही इसके कारण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों ही जो है उपरोक्त ये तीनों ही जनांकिकी समाज क्षेत्र के क्षेत्र में जो है आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक जनांकिकी का प्रमुख आशय है। सामाजिक जनांकिकी का प्रमुख आशय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक तथा आर्थिक विकास से जनसांख्यिकी प्रवृत्ति के संबंध की संप्रति समस्या से, ऑप्शन नंबर बी है मानव व्यवहार की अन्य सामाजिक तथा अलग अलग इकाइयों में नियमितताएं तथा संघात जनांकिक प्रघटना में संबंध से, ऑप्शन नंबर सी है जनसंख्या संरचना तथा प्रक्रिया से सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों के विश्लेषण के संबंध में और ऑप्शन नंबर डी है हमारा
आधुनिक समय में जनसंख्या के आकार, गठन तथा वितरण के अध्ययन से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या संरचना तथा प्रक्रिया के सामान्य सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के विश्लेषण के संबंध में। सामाजिक जनांकिकी के अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर, आवास प्रवास, लैंगिक संरचना, आयु संरचना, जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण, जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर, जनसंख्या नियंत्रण आदि का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वस्तुतः डी फैक्टो जनगणना विधि संबंधित है। तो वस्तुतः डी फैक्टो जनगणना विधि किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक रात पहले लोग कहाँ रह रहे हैं इस पर आधारित जनगणना से। वस्तुतः डी फैक्टो की जो जनगणना विधि के अनुसार सारे देश में सभी व्यक्तियों की गणना 7 पूर्व निश्चित रात या दिन को उसी स्थान पर कर ली जाती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यदि जनन क्षमता तथा मृत्यु दर दोनों में कमी आए तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है निर्भर बालक बालिकाओं का समानुपात बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी है सक्रिय जनता का समानुपात बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है निर्भर वयोवृद्धि का समानुपात बढ़ेगा। और ऑप्शन नंबर डी है निर्भर वयोवृद्धि की समानुपात घटेगा। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय जनता का समानुपात बढ़ेगा। यदि जन क्षमता तथा मृत्यु दर दोनों में कमी आए तब सक्रिय जनता का समानुपात बढ़ेगा जहां जनगणना के समय उपस्थित हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा भाग है। तो भारत में आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा भाग है कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ग्राम शहरी प्रव्रजन। ऑप्शन नंबर बी है शहरी ग्राम। ऑप्शन नंबर सी है विवाह। और ऑप्शन नंबर डी है ग्रामीण ग्रामीण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विवाह प्रवर्जन। ठीक है, भारत में आंतरिक प्रवर्जन का सबसे बड़ा भाग विवाह प्रवर्जन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, जनांकिकी का संबंध समिष्ट के व्यवहार से है ना कि व्यष्टि के व्यवहार से। निम्नलिखित में से किसने कहा था या किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है डोनाल्ड जे बॉग। ऑप्शन नंबर बी है पीटर आर कॉक्स। ऑप्शन नंबर सी है एच स्टैनफोर्ड। और ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यू.जी. बार्कले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डब्ल्यू.जे. बार्कले। ठीक है, डब्ल्यू.जी. बार्कले के अनुसार जनांकिकी का संबंध असमिष्ट के व्यवहार से है ना कि व्यष्टि के व्यवहार से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करिए वीडियो को। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि अगर आपको जो है आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।